सफल होगी तेरी आराधना। माधव, हम कासगंज के सिटी मेंटल असाइलम में गए थे जहां देविका का इलाज चल रहा था, इसलिए यहाँ आने में हमें थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि हम सारे सबूतों के साथ देविका का सच सबके सामने लाना चाहते थे। मैं सिस्टर जूली हूँ और ये सही कह रही है। ये देविका हमारे पागल खाने में थी। और पिछले कई सालों से इसका वहां इलाज चल रहा था। ये मंदबुद्धि हो गई थी क्योंकि ये जिससे दीवानों की तरह प्यार करती थी उसकी शादी इससे ना होकर इसकी बहन से हो गई थी। ये सब झूठ है। ये सारे लोग ना झूठी कहानी बना के मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा यकीन कीजिए एमडी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। माधव जी, आप खुद ये फाइल देख लीजिए। ये बहुत ही खतरनाक लड़की है, किसी को भी चोट पहुंचा सकती है। उसी लड़के के प्यार का जुनून इस कदर देविका के सर पर सवार था कि कभी कभी वो अपने गुस्से में बेकाबू हो जाती थी और किसी को भी नुकसान पहुंचा देती थी। इसी गुस्से में एक बार उसने हमारे अस्पताल में भी किसी पर हमला किया था। एमडी प्लीज मुझे बचा लीजिए इस लड़की से। इसका दिमाग खराब हो गया। इसे ये पैक करके मेरे मुंह पे डाल दिया था। मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही थी एमडी। कल रात को जो तुमने किया वो फेल हो गया तो आज चोरों को बुला लिया। एमडी, अगर आज पुलिस टाइम पे नहीं आती तो क्या होता? सबको तो यही लगता ना कि ये चोरी और ये डकैती में मेरा मर्डर हो गया। हमें माफ कर देना बेटा। हमने तो इसकी बीमारी के बारे में दामिनी को तक नहीं बताया था क्योंकि हमें लगा उसे बुरा लगेगा और वो इसकी बीमारी के लिए खुद को जिम्मेदार समझेगी। हमने जब इसे अमेरिका भेजा तो हमें लगा था कि नई जगह में देविका सब कुछ भूल जाएगी और वो ठीक हो जाएगी। पर शायद दामिनी जी की मौत के बाद देविका का पागलपन फिर से शुरू हो गया है। हाँ माधव, ये आराधना का अथक प्रयास और विश्वास का नतीजा है कि तू आज बच गया। वरना आज अगर तेरी शादी देविका के साथ हो जाती तो न जाने इस घर में और क्या क्या अनर्थ होता। किस मुंह से मैं तुमसे नजरें मिलाऊं आराधना? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें इतने दुख दिए जिसका मुझे कोई अंदाजा ही नहीं, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। मुझे और मेरे परिवार को बचाने के लिए कितना कुछ झेला है तुमने। साहब जी, आप खुद को दोष मत दीजिए। हम सब में से किसी ने भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये देविका ऐसा भी कुछ कर सकती है। तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है ना? मेरे एमडी को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता है, समझी? देविका, मैंने कहा आराधना को छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। देविका, छोड़ो उसे। मैं इसे मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं इसे। देविका, अगर तुमने इसे कुछ किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मार दूंगी मैं इसे। कोई आना मत, चलो। हिलना मत।
देविका, अगर किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की ना तो मैं इसे मार दूंगी। देविका दरवाजा खोलो। देविका दरवाजा खोल। देविका दरवाजा खोलो। देविका पागल बन, दरवाजा खोलो देविका। देविका दरवाजा खोल बेटा। देविका देखो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ, आराधना नहीं। ये क्या पागलपन लगा के रखा है देविका? शादी से पीछे मैं हटा था, जो सजा देनी है मुझे दो। दरवाजा खोलो। चलो चलो, मैंने कहा चलो। चलो मैंने कहा चलो। देविका चलो मैंने कहा चलो चलो। देविका, आराधना को कहाँ लेके जा रही हो तुम? देविका, देविका, ये क्या पागलपन है देविका? अगर आराधना को जरा सी भी खरोंच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, यकीन मानो मेरा, बस उसे छोड़ दो। आखिरकार तुम जीत ही गई ना आराधना। पिछली बार दामिनी ने एमडी को मुझसे छीना था और इस बार तुमने। मेरे और एमडी के बीच आके अच्छा नहीं किया। आपको जो करना है कर लीजिए देविका, आपसे डरती नहीं हूँ मैं। मुझे सिर्फ साहब जी को आपके चंगुल से बचाना था, जो कि मैं कर चुकी हूँ। आपकी किसी भी धमकी से मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है हाँ, मैं तुम्हें खुशी खुशी एमडी के साथ जीने दूंगी? नेवर। अगर एमडी मेरे नहीं हो पाए ना तो मैं उन्हें किसी का नहीं होने दूंगी। आप होती कौन हो इस बात का फैसला करने वाली? हाँ, वैसे भी तुम्हारा खेल अब खत्म है देविका। मुझे इस तरह मारकर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इस घर से आपको जाना ही होगा और अब आप चाहकर भी साहब जी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भगवान, कहीं ये देवी का मार न डाले आराधना को। आराधना, आराधना, भैया मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था।
मिस्टर भारद्वाज, आपके घर से डेड बॉडी मिली है और ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारी टीम इस पर जांच पड़ताल करेगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ हमारा सहयोग करेंगे। आपके मुताबिक इस औरत ने वो कत्ल किया और सारे सबूत मिटाए ताकि सच्चाई बाहर ना आ सके, यही ना? जी। नहीं, ये झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस आदमी ने सब कुछ झूठ बोला है मेरे बारे में। सर, गड़ी हुई लाश के साथ में ये चाकू भी मिला है। हत्या इसे हुई है या नहीं हुई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा सर। एक सेकंड ना इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल ठीक बात है। आप इस चाकू की जांच कराइए, आपको इस पे इस देविका की उंगलियों के निशान मिलेंगे। मैं गवाह हूं कि ये खून इसी ने किया है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे कोई निशान नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने इस आदमी का खून किया ही नहीं है, बल्कि इसने मारा है उसे। इंस्पेक्टर, आप अच्छे से चेक कीजिएगा। मर्डर वेपन में आपको प्रशांत के फिंगरप्रिंट जरूर मिलेंगे। सर, इस पे पी का साइन गुंदा हुआ है। पी का मतलब? पी फॉर प्रशांत इनका नाम है। लेकिन प्रशांत, ये तो तुम्हारे घर का चाकू। मेरे घर का चाकू यहाँ कैसे आया? तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे थे प्रशांत। जब तुमने बताया कि तुमने लाश को यहाँ गाड़ा है तो मैं समझ गई थी कि मुझे फंसाने के लिए तुमने चाकू भी साथ में गाड़ा होगा। इसीलिए मौका मिलते ही मैंने तुम्हारे घर से तुम्हारा चाकू लाकर उसे असली मर्डर वेपन से बदल दिया था, ताकि कभी लाश मिले तो मैं नहीं, तुम फंसो। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी है ना, इसने ये सारी कहानी बनाई है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। मुझे नहीं पता है कि इसने ये आदमी को क्यों मारा, और इसने मुझे बताया भी था कि इसने ये सब किया है। इसकी और एमडी की पुरानी दुश्मनी है, इसलिए जानबूझकर ना इसने ये लाश को इस घर के नीचे बगीचे में गाड़ा है, ताकि बाद में एमडी पर इल्जाम लगे। और जब आज वो नहीं हो पाया, इसने पूरा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। चुप कर, बकवास कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप इस औरत की बातों पे विश्वास मत कीजिए। आप जानते हैं ना मैं कौन हूँ। मैं बरेली का एक शरीफ नागरिक हूँ और एक समय में यहाँ का एमएलए भी रह चुका हूँ। अरे मेरी एक बहुत ही साफ सुथरी इमेज है इस शहर में। हाँ ठीक है कि जब इसने ये मर्डर किया, मुझे तभी पुलिस को इसके बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए थी। ये मेरी गलती है थी, लेकिन इसके पीछे मेरा कोई और मकसद नहीं था इंस्पेक्टर साहब। प्रशांत, प्लीज बस करो। अरे तुम्हारे बारे में पूरा शहर जानता है, तुम्हारे कारनामे सब जानते हैं। इंस्पेक्टर के सामने ये सब चिकनी चुपड़ी बातें करके ना उन्हें बहकाने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर साहब, आपको मुझे देख के ऐसा लगता है क्या मैं इतनी मासूम नाजुक लड़की हूँ? मैं किसी की जान ले सकती हूँ क्या? किसी को मार सकती हूँ मैं? किसी को मार के बगीचे में गड्ढा खोदकर उसकी लाश दफना सकती हूँ क्या मैं? इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपको इन दोनों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्योंकि अपने घिनौने इरादे पूरे करने के लिए किसी भी हद तक इन दोनों गिर सकते हैं। माधव दास, देविका, दिखा दी ना तुम्हारे भाई ने अपनी औकात। हाँ? दिखा दी तुमने अपनी औकात। मैं तेरी बहन के कहने पर यहां आया था ताकि तेरी मदद कर सकूं, लेकिन सोचा है तू इस पागल लड़की से शादी करने वाला था ना?
मैंने सोचा कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैंने तेरी जान बचाई यहां आकर, और तूने ये सिला दिया। मैंने सोचा भले ही हमारे रिश्ते में कितनी भी दरार हो, लेकिन तू है तो मेरा साला ही, हम एक ही परिवार हैं, तो क्यों ना तेरी मदद की जाए। और उसका ये सिला दे रहा है तू मुझे जेल पहुंचाएगा। माधव, रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, शांत हो जाइए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इन झूठे ढकोसलों में आ जाऊंगा? अरे तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं प्रशांत। जो अपने बीवी बच्चों का नहीं हो पाया वो मेरा क्या खाक होगा? सही बात यह है कि तुम मेरी भलाई कभी नहीं चाहते थे, हमेशा मेरा बुरा ही चाहते आए हो, कभी अपना माना नहीं तुमने मुझे बर्बाद करने के चक्कर में तुमने देविका का फायदा उठाया। अगर तुमने ये सब ड्रामा नहीं किया होता तो आज हम यहां ऐसे खड़े नहीं होते, ये नौबत नहीं आती। अरे बेगुनाह इंसान की मौत हो गई है इधर। और ये सब करने के बाद तुम्हें लगता है तुम्हें इतनी आसानी से बच जाओगे? और क्या कह रही थी देविका? मेरे बच्चे को मारना चाहते थे तुम, मेरी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहते थे। तुम कुछ भी कर लो लेकिन ऐसा जरा भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस दिन विनायक पे हमला हुआ था उसी दिन मैंने प्रॉपर्टी के पेपर्स ट्रस्ट के नाम कर दिए थे। और वो 18 साल बाद विनायक के होंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम दोनों की ये रली मिली हरकत है। सजा इन दोनों को बराबरी की मिलनी चाहिए। कि दोनों ही इक्वली शामिल है इसमें, दोनों की गलती है। लेके जाइए इन्हें जेल। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं साबित करके रहूंगी, इन सब में मेरा कोई हाथ है ही नहीं। सब कुछ इस प्रशांत ने किया है। चाकू पर उंगलियों के निशान चेक कीजिए, ये इसके ही होंगे। चाकू या लाश से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप चेक करवाइए, साबित हो जाएगा। रुक जाइए, पीछे। एमडी साहब जी, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। इंस्पेक्टर पीछे पीछे। प्रशांत शांत हो जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? आराम से बैठ के बात करते हैं ना। एक मिनट, हम तुम्हारे लॉयर को फोन करते हैं। जवाई जी बंदूक नीचे रखिए। बुढ़िया चुप कर, पीछे हट। मैं बेवकूफ था मेनका जो तुम्हारे कहने पर यहां चला आया। आज तो मैं इस किस्से को खत्म ही करके रहूंगा। साहब जी, अरे दवा, रुक जाओ, पीछे हटाओ, पीछे हटाओ, पीछे हटाओ, सब पीछे हटाओ। हाँ? आज मेरे साथ जो होना सो हो, लेकिन तुझे मैं खत्म करके रहूंगा। भले ही मैं जेल में जाऊंगा, लेकिन मुझे ये तसल्ली रहेगी कि तू इस दुनिया में ही नहीं है। अरे ये लाइट को क्या हुआ? साहब जी, भाग गया, पकड़ो उसे, चलो जल्दी। साहब जी, माधव, साहब जी,
ठीक तो है? देविका! हे भगवान, ये क्या कर दिया? एमडी कहाँ है? एमडी, आई एम सो ग्लैड आपको कुछ नहीं हुआ। अब मैं खुश हूँ कि आपको बचाने में मेरी जिंदगी गई। I love you, एमडी, I love you। मैं जानती हूँ बेटी ने सब कुछ गलत किया है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो एक मानसिक रूप से बीमार लड़की है और उसने सिर्फ तुमसे प्यार किया। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम उसे माफ कर दो, लेकिन उसे प्लीज हॉस्पिटल ले चलो, वरना ये मर जाएगी। देविका हमारे जीने का सहारा है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। माधव प्लीज, तुम्हारी वजह से हम अपने दूसरी बेटी को नहीं खो सकते। हमसे हमारी बच्ची मत छीनो। माधव प्लीज इसे बचा लो। देविका, डॉक्टर, 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 जिन्हें गोली लगी है वो कैसी है? देविका, वो ठीक है ना? ये तो पुलिस केस है डॉक्टर, ये हादसा पुलिस के सामने ही हुआ है। इंस्पेक्टर सूर्यवंशी अपनी टीम को लेकर आएंगे, वो आपको सब समझा देंगे। बस आप देविका को बचा लीजिए प्लीज। पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो रहा है डॉक्टर, खून भी काफी बह चुका है। देखिए, अभी के अभी ऑपरेशन करना होगा, कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। एक काम कीजिए, आप यहाँ रुकिए और जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कीजिए। किसी भी तरह उन्हें बचा लीजिए। जी। देविका ने अपनी जान को जोखिम में डालकर मुझे बचाया। अगर आज उसे कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूं कि देविका ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया है, तुम्हारे साथ, हमारे परिवार के साथ, मेरे साथ। लेकिन दामिनी की मां ने जो कहा, वो बातें मेरे कान में अभी भी गूंज रही है। वो अपनी दोनों बेटियों को मेरी वजह से नहीं खो सकती। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना आराधना, वो सही नहीं हुआ है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। जाओ, घर जाओ। पिछले कुछ दिनों में आपने भी तो कितना कुछ सहा है साहब जी, लेकिन फिर भी आप यहाँ सिर्फ उस औरत के लिए रुके हैं जिसने आपको इतना दर्द दिया। जब आप सब कुछ भुलाकर सिर्फ उनकी परवाह में यहाँ रुक सकते हैं, तो फिर मैं भी तो यहाँ रुक सकती हूँ ना। और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए रुकी हूँ, उनके लिए नहीं। ऑपरेशन कामयाब रहा। हमने उनके शरीर से गोली निकाली है, अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन क्या डॉक्टर? देखिए, उनके शरीर में गोली काफी देर तक थी, जिसकी वजह से उनके चेस्ट में सूजन हुई थी। उस बढ़ती सूजन को रोकने के लिए हमें उनके शरीर को काम करने से रोकना बहुत जरूरी था, जिसके लिए हमने उन्हें इंजेक्शन दे दिया और वो कोमा में चले गए। क्या मतलब है?
कोमा में चली गई? क्या वो हमेशा कोमा में रहेगी? वो कभी ठीक नहीं होने वाली है? अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हमें उनके कोमा से बाहर आने का इंतजार करना होगा। इसलिए अच्छा यही है कि आप लोग घर चले जाए, हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे। एक मिनट साहब जी। ये उस डॉक्टर का नंबर है जिनसे मैंने आपकी दवाइयों की जांच करवाई थी। आप इनसे बात कर लीजिए, ये आपको सही दवाइयाँ दे देंगे। उससे उन नकली दवाइयों का असर भी 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। अब आपको वो पुरानी दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं है। मैंने गुड नाइट साहब जी। इसकी वजह से मेरा घर परिवार खराब हो गया, बर्बाद हो गया। इसकी वजह से गिरफ्तार कीजिए इसे। इंस्पेक्टर, जिस ऐशो आराम, दौलत और शौहरत के लिए तुमने मेरी दामिनी की जिंदगी ली है, अब इस सोने के महल में, इस सोने के पिंजरे में मैं तुम्हें कैद रखूंगा। आराधना और मेरे डिवोर्स पेपर्स की तैयारी कीजिए। और अब ऐसा मैं कुछ करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। आज तुम्हारी वजह से मैं देविका से शादी कर रहा हूं। जो वादा मैंने तुमसे किया वो सब तोड़ता हूं मैं आराधना। आज, अभी, इसी वक्त। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है आराधना, कि डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद तुम सिंदूर क्यों लगा रही हो? क्योंकि मैं तलाक में नहीं मानती। हमारे यहाँ 7 फेरों का रिश्ता जन्मों का रिश्ता होता है, ऐसे एक कागज के टुकड़े पर नहीं टूट सकता। माधव, ये क्या किया तुमने? आराधना को रोका क्यों नहीं? क्यों जाने दिया उसे? किस मुंह से रोकता था दी? किस हक से उसे रोकता मैं? जो कुछ उसके साथ हुआ है, जो कुछ मैंने उसके साथ किया है, क्या वो कम था? क्या वो रुक जाती? इस कमरे से खुद धक्के मारकर बाहर फेंक दिया था मैंने उसे। कितनी बार इस घर से, मेरी जिंदगी से जाने के लिए मैंने उसे कहा है। किस मुंह से उसे यहां बुलाऊंगा? मैंने उसके साथ सब गलत किया था दी। इस रिश्ते को निभाने में मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रही है दादी। ना ही कभी मैंने कोशिश की है तो सिर्फ आराधना और रिश्ते के साथ नाइंसाफियां। मेरी खुशी के लिए उसने मुझे तलाक दे दिया। अब तो हमारा डिवोर्स भी हो चुका था दादी। सब कुछ तो खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। मैं अगर उसकी जगह होता ना दादी, तो मैं माधव दास भारद्वाज को कभी माफ नहीं करता। सब कुछ खत्म हो गया दादी, अब कोई फायदा नहीं।
बेटा, उसने तो इस तलाक को कभी तलाक माना ही नहीं। अगर मानती तो क्या वो अब तक इस घर में रुकती? जबकि तू तो उसकी आंखों के सामने किसी और से शादी कर रहा था। वो तो आज तक तेरे नाम का मंगलसूत्र पहनती है, उसकी मांग में आज तक तेरे नाम का सिंदूर सजा हुआ है। उसने हमेशा ही तेरा भला चाहा है, हमेशा ही तेरी ही खुशी चाहती है। वो खुद के लिए कभी कुछ नहीं चाहा उसने, तुझे सबसे ऊपर रखा है उसने। बहुत कुछ गलत हुआ है उसके साथ इस घर में, पर बेटा देविका ने जो जाल बुना था उसमें तुम दोनों इस कदर फंस गए कि एक वक्त के बाद न आराधना की गलती रही और न तेरी। बस तेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि तूने कभी भी अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया। शादी के पवित्र रिश्ते की नींव तो भरोसे पर ही टिकी होती है, पर अगर नींव ही कमजोर पड़ जाए तो ये रिश्ता किस बुनियाद पर खड़ा होगा? झूठ चाहे कितना भी सच हो बेटा, पर हर हाल में तुझे अपनी पत्नी का ही साथ देना चाहिए था, जो तूने नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि तूने इस शादी को हमेशा एक समझौता समझा, मजबूरी का नाम देकर उसे अपना एक सर का बोझ माना। जिस रिश्ते में तेरी इच्छा, तेरा मन शामिल होना चाहिए था, उस रिश्ते में तूने सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। तूने हमेशा आराधना को दुनिया की नजरों से परखा, उसे अपने मन की आंखों से न देखने की कोशिश की न समझने की। क्या करता मैं दादी? जिन हालातों में हमारी शादी हुई उसके बाद भी आराधना ने तो अपना रिश्ता निभाया ना, जबकि नाइंसाफी तो उसके साथ भी हुई थी। बल्कि जिस दिन से वो इस घर में ब्याह कर आई है उसे तो एक पल भी सुकून का नहीं मिला है, पर फिर भी वो चुपचाप सब कुछ सहती रही। उसने एक पल के लिए भी अपना पत्नी धर्म नहीं छोड़ा। अब बेटा वक्त आ गया है कि तू भी पति होने का फर्ज निभा। तुझे आराधना को यकीन दिलाना होगा कि तू सच्चे मन और साफ दिल से ये रिश्ता निभाना चाहता है और उसे फिर से शादी करना चाहता है। जब तक तू पूरी श्रद्धा और निष्ठा से इस रिश्ते को निभाने का वचन नहीं लेता, तब तक तुझे उसकी सच्ची माफी नहीं मिलेगी। आप सही कह रही है दादी, जो गलती मैंने की है उन्हें सुधारने का वक्त आ गया। मैं दोबारा आराधना से शादी की बात करूंगा। चंदा दीदी, आज इतनी देर हो गई लेकिन फिर भी नाश्ते की कोई तैयारी नहीं की है। कोई सब्जी नहीं निकाली, कुछ काटा नहीं है। ये लाइटर कहाँ रख दिया है? ये ढूंढ रही हो? ये तो मेरे पास है और मेरे पास ही रहे। क्या है ना, तुम इतनी मेहनत करती हो तो मैंने सोचा आज तुम्हें आराम दे देना चाहिए। खाना मैंने बाहर से मंगाया। क्यों? लेकिन उसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं है? मतलब हर बात में तुम्हें आर्ग्यू करना, मेरा मतलब है तर्क वितर्क करना तुम्हारा जरूरी है क्या? इतनी मेहनत तुम करती हो, एक दिन नहीं करोगी तो कुछ घट जाएगा क्या तुम्हारा? इसलिए मैंने सोचा कि आज खाना बाहर से आएगा। प्लीज। बड़े भैया ने आज नाश्ता बाहर से मंगवाया है।
वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सरप्राइज है बड़ी भाभी के लिए। ओह, देखिए जरा। गुड मॉर्निंग बड़े भैया। गुड मॉर्निंग। माधव, सिर्फ अपनी पत्नी के लिए ही सब कुछ मंगाया है या हमारे बारे में भी कुछ सोचा है? भगवान झूठ न बुलवाए, हम ये प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाएंगे। पूरन पोली। अरे वाह, उपमा भी है। ये महाराष्ट्र की सबसे फेमस और सबसे बेहतरीन डिशेस हैं, जो आराधना की सबसे फेवरेट है। जब भी इसका ये खाने का मन करता था, ये खुद बनाती थी, या कभी घर को मिस कर रही थी तब भी बनाती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आराधना को बिना किचन में मेहनत कराए उसका मनपसंद खाना उसे खिलाया जाए। और हाँ दादी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका बिना लहसुन और प्याज का खाना खास मैंने पैक करवाया है, ठीक है ना? बाकी सब लोग कहाँ हैं? और दीदी? बेटा, कल जो दामाद जी के साथ हुआ उसके बाद बच्चे बहुत दुखी हैं, इसीलिए वो उन्हीं के साथ अपने कमरे में नाश्ता कर रही है। ठीक है, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मेरे ख्याल से हमें उन्हें कुछ समय देना चाहिए इस बात को अपनाने के लिए। बैठो बेटा। खैर, ये सब बातें बाद में करते हैं, हम अब नाश्ता करना चाहते हैं। देखे तो सही आराधना के शहर का क्या खास खाना है, हम भी तो चखें। वैसे बड़े भैया, आपने बरेली में महाराष्ट्र का खाना कहाँ से ढूंढा? मेरा एक दोस्त है, एक शेफ है, उसी की मदद लेनी पड़ी, उसी ने ये सब अरेंज किया मेरे लिए। नाश्ता तो बहुत बढ़िया है, खाकर मजा आ गया। बड़े भैया, वैसे मैंने आपको कभी पहले किसी के लिए इतने पापड़ बेलते हुए नहीं देखा। किसकी मोहब्बत में कर रहे हैं सब? बहू, वैसे अगर तुम्हें पसंद ना हो तो हम किशन से कह देते हैं कि वो तुम्हारे आगे पीछे ना घूमे और तुम्हारे लिए कोई पापड़ भी ना बेले। वैसे भी तुम्हारे चक्कर में वो कोई काम कहाँ कर पाता है। दादी, हम सब तो खा लेंगे खुशी से, लेकिन बड़े भैया का क्या? बड़े भैया तो बिल्कुल तीखा नहीं खाते। खा सकता हूँ, मीठी चटनी जो है ना। नहीं, ये बहुत तीखा है, नहीं खा पाएंगे आप। अगर तुम मेरे लिए इतनी हिम्मत करके उस लड़की को मेहंदी लगा सकती हो जो तुम्हारे पति के साथ शादी करना चाहती है, तो तुम्हारे लिए मैं क्या थोड़ा सा तीखा नहीं खा सकता? वैसे भी मुझे लगता है जो तुम्हें पसंद है उसकी मुझे आदत डालनी पड़ेगी। जब रास्ता एक होगा तभी तो हम दोनों एक मंजिल पे पहुंचेंगे। कोई जरूरत नहीं है ये खाने की। रात का हलवा रखा हुआ है, मैं वो गरम करके लाती हूँ, आप वो खा लीजिएगा। अरे मैं ठीक हूँ। बड़े भैया,
आप घर में सबको चुप करा देते हैं, ये कहकर कह दिया, बस कह दिया। मेरा मतलब है एक सिंपल सा शब्द सॉरी नहीं कहा जा रहा आपसे। इसे कैसे मनाएंगे आप आराधना को, बोलिए। ऐसा कुछ नहीं। कहाँ गई थी तुम? बीच नाश्ते में उठकर जाने की क्या जरूरत थी? इतनी मेहनत करके तुम्हारा पसंदीदा खाना लेकर आया हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तुम मेनका, ये कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? पूरे जिले की पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैं चोरों की तरह मुंह छिपाता फिर रहा हूँ। और तुम आज सुकून से अपने घर में बैठकर आराम फरमा रही हो ना? जब से हमारा रिश्ता तुम्हारे साथ जुड़ा है, सुकून शब्द हमारी जिंदगी से गायब हो चुका है प्रशांत। तुम्हारी मुसीबतों की वजह हम नहीं है, खुद तुम्हारी करतूतें हैं। खुद को बहुत होशियार समझते हो ना तुम, लेकिन वो लड़की देविका तुमसे आगे निकल गई। चाकू उसने बदला, हमने नहीं। तुम जब भी फैसले लेते हो ना प्रशांत, सिर्फ अपने मतलब के लिए लेते हो, लेकिन कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करते हो कि तुम्हारे फैसलों का असर हमारे परिवार पर कैसे पड़ता है। तुम्हारी वजह से कल शिवानी पूरी रात रोती रही, वो सोई नहीं, और हमारा बेटा आर्यन खुद को बहुत ही मजबूर और बेबस समझ रहा था। आज एक बार फिर तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे टूट रहे हैं और उनकी माँ यानी कि हम मेनका उन्हें संभाल रहे हैं। देखो मेनका प्लीज, मैंने तुम्हारा ये लेक्चर सुनने के लिए तुम्हें फोन नहीं किया है। तो फिर किस लिए किया तुमने? देखो मेनका, अब मुझे इस झमेले में नहीं रहना है। मैं इस शहर को छोड़कर जाना चाहता हूँ, लेकिन इस मर्डर की तलवार मेरे सिर पर आकर लटक गई है। इस तलवार को किसी तरीके से दूर करो। वो चाकू मेरे खिलाफ एक पुख्ता सबूत बन चुका है और उस सबूत को मिटाने का तरीका तुमसे बेहतर और कोई नहीं सोच सकता है मेनका। एक बार वो सबूत मिट जाएगा ना, तो मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा। मेरे लिए नहीं सही, हमारे बच्चों के लिए एक बार मेरी हेल्प कर दो प्लीज। देखो मेनका, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मैं वो पहाड़ी वाली पुरानी हवेली है ना, उसके पीछे जो हमारा छोटा घर है, जिसके बारे में किसी को ज्यादा नहीं पता है, मैं बस वहीं छुपा हूं। तुम आज शाम को 6 बजे एक पुख्ता सा प्लान बना के, फुल प्रूफ प्लान, वो बना के मेरे पास आओ। और प्लान ऐसा होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आओगी ना मेनका? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।